हेलो एवरीवन। मॉडल कैंप स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस लेसन के हमने कुछ एक उदाहरण जो है पिछली वीडियो में किए थे और इस लेसन को हम देखते हैं आगे। तो हम लोगों ने देखा था कि तकनीकी की भूमिका, कुछ एक उदाहरण देखे थे कि किस तरह से भोजन जो है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहुंचा और वहाँ की जरूरत बन गया। हमने एक आलू का उदाहरण जो देखा था जिसकी वजह से जो है यूरोप के अंदर अकाल पड़ने पर लाखों लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह से अगर हम देखें तकनीकी, तो नई नई जब तकनीकों की खोज होने लगी किसी एक देश में, तो उस देश में उस तकनीक की खोज होने की वजह से दूसरे देशों पर या दूसरे महाद्वीपों पर क्या असर पड़ा। और इसका उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि रेफ्रिजरेशन का जो आविष्कार हुआ, तो इससे पहले क्या था, यूरोप के लोगों को मांस जो है बड़ा ही महंगा पड़ता था, क्योंकि जो अमेरिका से जब हम लोग जानवरों को पानी के जहाज़ों में भरकर यूरोप तक लेकर आते थे, तो बहुत सारे जानवर रास्ते में मारे जाते थे, बहुत सारे जानवर बीमार हो जाते थे और वो खाने के लायक नहीं रहते थे। इसके अलावा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा अधिक आता था। परंतु जैसे ही रेफ्रिजरेशन की सुविधा आई, तो वहाँ से वो लोग क्या करने लगे, कच्चा मांस जो है जहाज़ों में लादकर यूरोप में पहुँचाने लगे। तो इस प्रकार जो है यूरोप के लोगों को मांस खाना जो है सस्ता पड़ने लगा। और इस प्रकार तकनीकी के विकास के कारण जो है भूमंडलीकृत कहें या फिर कहें कि यूरोप जो है अमेरिका के ऊपर निर्भर करने लगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि 19वीं सदी के अंत में जो उपनिवेशवाद का जो एक नया स्वरूप सामने आया। इससे पहले क्या था, 19वीं शताब्दी से पहले, जैसे कि जब भारत में या कहें कि एशिया में जब यूरोपीय शक्तियां आई, तो उन्होंने तलवार के बल पर या कहें कि बंदूक की नोक के बल पर अपना राज्य जो है कायम किया। इससे पहले अमेरिका में ही ऐसा हो चुका है। लेकिन अब अमेरिका और एशिया के बाद जब यूरोपीय शक्तियों की नज़र अफ्रीका पर पड़ी, वहाँ के बहुमूल्य खनिजों के ऊपर जब उन्होंने नज़र पड़ी, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना अधिकार स्थापित करने की योजना बनाई। लेकिन इस समय उन्होंने आपस में लड़ने की बजाय क्या किया, 1885 में बर्लिन के अंदर एक सम्मेलन हुआ, अर्थात यूरोप के कई शक्तिशाली देशों की मीटिंग हुई। इससे पहले क्या है, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे जो हैं, या फिर कहें कि डच जो हैं, अपना उपनिवेशवाद जो है बढ़ाते चले गए थे। लेकिन अब जैसे कि जर्मनी और अमेरिका जैसे देश भी इस दौड़ के अंदर कूद चुके थे। और 1885 में उन्होंने बर्लिन के अंदर क्या किया, यदि आप देखेंगे 19वीं सदी के अफ्रीका महाद्वीप का अगर आप मैप देखेंगे, तो उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया या फिर मिस्र और सूडान के बीच की जो अगर आप रेखाएं देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पट्टे से बिल्कुल सीधी रेखाएं खींची गई हैं। और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। बर्लिन के अंदर जो समझौता हुआ, तो वहाँ पर शक्तिशाली देशों ने क्या किया, नक्शे के ऊपर फट्टे से लाइनें खींचकर पूरे अफ्रीका को अपने अपने हिस्सों में बांट लिया और वहाँ पर खनिजों का दोहन करने के लिए चल पड़े। लेकिन खनिजों का दोहन करने के लिए उनको मजदूरों की जरूरत थी। लेकिन अफ्रीका के लोग क्या थे, वो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। तो वो लोग दिहाड़ी मजदूरी करने में रुचि नहीं रखते थे। यदि किसी तरह से यूरोपीय उनको पकड़कर खदानों के अंदर काम वगैरह करवाने के लिए लेकर जाते थे, तो वो वहां से भाग जाते थे। तो इसी समय क्या हुआ, एक बीमारी आई जिसको हम रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग कहते हैं। ये एशिया से आने वाले जानवरों के कारण जो है अफ्रीका में आई थे। अब हम देख चुके हैं कि अफ्रीका के लोग जो हैं वो मजदूरी करने में रुचि नहीं रखते थे, वो पशु पालते थे। लेकिन 1880 के दशक के अंतिम सालों में ये मवेशी प्लेग जो है अफ्रीका के अंदर आया। और इस पर मवेशी प्लेग ने क्या किया, 5 वर्ष के अंदर ही ये पूरे महाद्वीप के अंदर फैल गया और वहाँ पर स्थित लगभग 90% जो पालतू जानवर थे या मवेशी जो थे, उनको चपेट में ले लिया। मतलब 90% जो है अफ्रीका के लोगों के जो है मवेशी वो मारे गए। और जो 10% जो उनके मवेशी बचे, उनको यूरोपीय शक्तियों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिस कारण मजबूर होकर अफ्रीका के लोगों को
उनकी गुलामी स्वीकार करनी पड़ी और उनके लिए खद्यानों में काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मानव व्यापार जो है वो भी प्रारंभ हो चुका था। उसके बाद अगला जो उदाहरण हमारी किताब के अंदर दिया गया है वो है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। जिस प्रकार प्लेग के कारण अफ्रीका के लोग वहां पर मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसी प्रकार भारत में भी क्या है, लोगों को मूर्ख बनाकर विदेशों में ले जाया जाने लगा और उनको जो है स्थानीय भाषा में गिरमिटिया मजदूर कहते थे, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट के जरिए वहां पर ले जाए जाते थे। अब स्थानीय भाषा को भाषा वाले लोगों को जो है एग्रीमेंट कहना नहीं आता, तो इसलिए वो उसको गिरमिटिया कहने लगे। अर्थात जो मजदूर एग्रीमेंट के तहत विदेशों में जाता था मजदूरी करने के लिए, उसको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। और ये अधिकतर मजदूर होते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु के सूखे क्षेत्रों से। और बहुत सारे लोगों को तो भारत के अंदर, असम के अंदर भी चाय के बागानों में खेती करने के लिए ले जाया जाता था। और जहाँ पर इनको लेकर जाते थे विदेशों में, इनको मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, इन जो है महाद्वीप या द्वीपों के ऊपर खेती करने के लिए, मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता था। यहाँ पर इनको झूठे वादे किए जाते थे, इनको बहलाया फुसलाया जाता था और बहुत सारे लोगों को तो अगवा करके भी यहाँ पर लेकर आते थे लोग। और यहाँ पर रहने के लिए जो एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था, उसमें एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता था कि यदि जो भी भारतीय क्या करेंगे, विदेशों के अंदर कम से कम भी 5 साल तक वहाँ पर मजदूरी करेंगे तो ही उनको वापस आने दिया जाएगा। और वहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, जब भारतीय मजदूर, गिरमिटिया मजदूर इन द्वीपों के ऊपर गए तो वहाँ की संस्कृति से घुल मिल गए। और उसके कुछ एग्जाम्पल देखने को भी मिलते हैं, जैसे मुस्लिम लोग, उनका जो एक धार्मिक नेता था हुसैन, उसकी मृत्यु के ऊपर जो जुलूस निकालते हैं कई देशों के अंदर, वो राष्ट्रीय त्योहार या राष्ट्रीय मेले के रूप में जाना जाने लगा है। अर्थात वहाँ की संस्कृति से वो घुल मिल गए हैं। मॉरिशस और फिजी के अंदर बहुत सारे भारतीय जो हैं अभी भी वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जो अगला हमारे लेसन के अंदर दिया गया है वो है विदेश में भारतीय उद्यमी। ऐसे नहीं है कि विदेशी उद्यमी, विदेशी व्यापारी ही भारत आए, बल्कि क्या है, भारत के व्यापारी भी विदेशों में गए हैं। और उसका उदाहरण आज आप लोग आजकल भी देख सकते हैं। इससे पहले क्या था, मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो लोग खेती करते थे, खासकर जो व्यापारी खेती, अर्थात इस प्रकार की खेती जिसको निर्यात किया जाता है, तो उनको खेती करने के लिए बहुत सारे लोग जो है उनको लोन देते थे और वो लोन लेकर आते थे यूरोपीय बैंकों से। तो इस प्रकार क्या है, यूरोप में स्थित जो पूंजी है वो दक्षिणी एशिया के अंदर उत्पादन करने में सहायता पहुंचा रही है। उसके अलावा हम कहें कि भारतीय जो व्यापारी हैं, खासकर 1860 के दशक में जो है भारतीय व्यापारियों ने अफ्रीका और अन्य जो बंदरगाहों पर बड़े बड़े इंपोरियल या बड़े बड़े शोरूम जो है वो खोलने शुरू कर दिए थे। क्योंकि इस समय तक आते आते जो है क्या है, सैलानियों की तादाद भी बढ़ने लगी थी। अब लोग घूमने फिरने के लिए अन्य महाद्वीपों पर जाना लोगों ने शुरू कर दिया था और बंदरगाहों पर जो है बड़ी बड़ी दुकानें होने के कारण उनको सामान खरीदने में आसानी होती थी। तो इस प्रकार एक नया ही स्वरूप देखने को मिला, जो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो मार्केट है वो स्थापित होने लगी। अगला उदाहरण दिया गया हमारे लेसन के अंदर है भारतीय व्यापार और वैश्विक व्यवस्था का, अर्थात भारतीय व्यापार का विश्व की व्यवस्था के ऊपर या आर्थिक व्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रारंभ से ही क्या है, भारत को विश्व का सबसे अमीर देश माना जाता था। उसका कारण क्या था कि भारत से मसाले और सूती कपड़े का बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्यात किया जाता था, क्योंकि भारतीय सूती वस्त्र की विदेशों के अंदर बहुत ज़्यादा मांग थी। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि 1800 ईस्वी में जो भारत के अंदर सामान का जो निर्यात होता था, पूरे निर्यात के अंदर लगभग 30% जो है, लगभग 30% जो है वो सूती वस्त्र या कपास होते थे। परंतु ब्रिटेन में नई तकनीकी, नई नई मशीनें आने के कारण और वहाँ पर भी कपास का उत्पादन बढ़ने के कारण क्या है,
जो 1800 में सूती वस्त्र का जो निर्यात था भारत से वो 30% था और 1815 के अंदर ये 15% रह गया और 1870 आते आते ये केवल 3% जो है निर्यात रह गया था। तो इस प्रकार जो है भारत के अंदर जो तैयार माल था उसका जो है निर्यात होता था उसमें लगातार जो है गिरावट आती गई, परंतु जो कच्चा माल है उसका निर्यात बढ़ने लगा। कारण क्या था कि जो यूरोपीय शक्तियां थी वो भारत से कच्चे माल का दोहन करके अपने देशों में लेकर जाती थी और वहां से तैयार माल करके भारत और अन्य देशों में बेचती थी। जैसे कि यदि बात करें निर्यात की या कपास की निर्यात की, तो जो 1812 के अंदर कच्चे माल का जो निर्यात होता था भारत से वो होता था 5% और 1871 आते आते ये 35% तक पहुंच चुका था। तो इस प्रकार जो है भारतीय विदेशी व्यापार का अन्य देशों के ऊपर और अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भारत के ऊपर काफी बड़ी मात्रा में जो है प्रभाव पड़ रहा था। इसके अलावा उस समय नील और अफीम का भी निर्यात भारत से होने लगा था, इसलिए भारत के अंदर जो ब्रिटिश हैं वो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। दूसरी खेती करवाते थे वो अफीम की, और यहाँ से अफीम को खरीदकर वो भेजते थे चीन में, और चीन से चाय और अन्य पदार्थ भारत और यूरोप के अंदर वो भेजते थे, और इस प्रकार उनको भारत से काफी मात्रा में लाभ प्राप्त होता था। और इस प्रकार भारतीय व्यापार में जो ब्रिटिश हैं वो सदा ही व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहते थे, अर्थात यदि अन्य देशों के अंदर उनको व्यापार में घाटा होता था तो वो घाटा वो भारत से पूरा कर लेते थे। इसके अलावा भारतीयों के ऊपर टैक्स लगाकर वो जो स्थानीय खर्चे हैं, जो ब्रिटिश लोगों की जो सैलरी वगैरह देनी है, वो भी यहीं से प्राप्त करते थे। अगला उदाहरण जो हमारे इस लेसन के अंदर दे रखा है वो है युद्धकालीन रूपांतरण। 1814 आते आते जो है एक वैश्विक युद्ध जो है या विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया था। जैसे ही पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसका युद्ध का पूरे विश्व के ऊपर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस युद्ध में लगभग 90 लाख लोग जो हैं 90 लाख लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हो गए। जो उद्योग स्थापित हुए थे विश्व भर के अंदर, वहां पर जो उपभोग की अन्य वस्तुओं के जो उत्पादन होता था उसके स्थान पर अब युद्ध में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। भारतीय लोहे की डिमांड भी काफी बढ़ गई, क्योंकि उस समय जो है भारतीय लोहा जो है वो सबसे अच्छी किस्म का होता था। तो इस प्रकार जो है पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक यदि लोहे का निर्यात हुआ तो वो भारत से हुआ। परंतु इतनी बड़ी मात्रा में जब लोग मारे गए, और सारे के सारे वो लोग कौन थे, जो परिवारों के आय का स्रोत थे, अर्थात 90 लाख जो लोग मारे गए वो क्या कर अधिकतर लोग जो थे वो सैनिक थे जो उसके अंदर मारे गए। तो यूरोप के अंदर जो है बहुत सारे परिवारों की रोजी रोटी का सवाल उत्पन्न हो गया। तो वहां पर अब क्या है, पुरुषों के बजाय महिलाओं ने घरों से निकलकर उद्योगों में जाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार एक नई प्रकार की जो है अर्थव्यवस्था सामने आई। उसके बाद क्या हुआ, युद्धोत्तर सुधार, अर्थात युद्ध के बाद क्या सुधार हुए, और खासकर अमेरिका के अंदर, क्योंकि इस युद्ध के अंदर अमेरिका भाग नहीं ले रहा था। तो इस समय क्या हुआ, जो है ब्रिटेन जो कि सबसे शक्तिशाली या समृद्ध देश माना जाता था, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इस युद्ध के अंदर। तो इस प्रकार जो है बाद में जो खासकर कृषि उत्पादन जो है, बहुत सारी फसलें जो है नष्ट हो चुकी थी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, धीरे धीरे अब कृषि क्षेत्र के अंदर सुधार आने शुरू हो गए, और इसका भारत के ऊपर या अमेरिका के ऊपर भी काफी असर पड़ा। क्योंकि पहले जो है ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से जो है खाद्यान्न जो है यूरोप या अन्य देश खरीद रहे थे, परंतु जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ा लिया, जिसके कारण जो है कृषि उत्पादों की जो कीमत थी वो काफी घट गई। उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य जो है शुरू हुआ।
बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे हुआ? क्योंकि जो युद्ध समाप्त होने के बाद जो कारखाने थे वो उन्होंने पूर्ण दोबारा से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। दूसरा, खासकर अमेरिका के अंदर प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो है अमेरिका कर्ज लेता था, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है यूरोप के बड़े बड़े देशों ने अमेरिका के लोगों से और अमेरिका के बैंकों से जो है कर्जा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका जो है अब काफी विकास कर चुका था। कारण क्या था? जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत सारे जो है निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, तकनीकों के कारण जो नई नई रेफ्रिजरेटर जैसी जो सुविधाएं थी उसको लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। और तीसरा, हेनरी फोर्ड का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर फोर्ड कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना है, फोर्ड कंपनी जो है कि कार बनाने की कंपनी थी, हेनरी फोर्ड उसका मालिक था। तो उसने बूचड़खाने के अंदर एक बेल्ट का प्रयोग होते हुए देखा, अर्थात वहां पर क्या करते थे, जानवरों को काटकर उस बेल्ट के ऊपर वो रख देते थे और वो बेल्ट चलती थी आगे, आगे आने वाले लोग उस बेल्ट से उस मांस को उठाकर लेकर चले जाते थे। तो हेनरी फोर्ड ने सोचा कि क्यों ना अपने कार निर्माण के कारखाने में इस प्रकार की बेल्ट का प्रयोग किया जाए। इससे क्या फायदा हुआ? जैसे उसने बेल्ट पर किया प्रयोग करना शुरू किया, तो जो गाड़ी का निर्माण होता था तो वहां पर जो बेल्ट के पास जो मजदूर खड़े होते थे उनको केवल एक ही प्रकार का काम है करना पड़ता था। अगर कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को केवल उसके अंदर टायर फिट करना है, एक को केवल स्क्रू जो है वो फिट करना है। तो इस प्रकार उसका उत्पादन जो है बढ़ गया, परंतु इस प्रकार जो है मजदूरों को बहुत ज्यादा स्पीड से काम करना पड़ता था, तो बहुत सारे मजदूरों ने वहां पर काम करना बंद कर दिया। उसके बाद हेनरी फोर्ड ने अपनी जो मजदूरों की जो सैलरी है वो दोगुनी कर दी। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे मजदूर वापस आ गए और उसका जो उत्पादन का कार्य है वो बढ़ गया। युद्ध के बाद यदि बात करें 1919 में जो है अमेरिका के अंदर 20 लाख कारों का उत्पादन होता था और 1929 तक आते आते कारों का उत्पादन उसका बढ़कर हो गया 50 लाख, 50% नहीं सॉरी 50 लाख। तो इस प्रकार जो है अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अधिक उत्पादन होने के बाद आई महामंदी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1929 में महामंदी का दौर आया। महामंदी क्यों आई? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि कृषि उत्पादों के अंदर ज्यादा उत्पादन होने के कारण उनकी कीमतें घट गई, जिसके कारण लोगों की आमदनी घट गई। आमदनी घटने के कारण जो है उनकी जो उपभोग की क्षमता है या कुछ सामान खरीदने की जो उनकी कैपेसिटी है वो कम हो गई। और हम देखा कि उत्पादन जो है काफी मात्रा में बढ़ रहा है, उत्पादन जो है ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो लोगों की खरीदने की शक्ति है वो कम हो रही है। दूसरा जो है अन्य देशों ने जो है अमेरिका से बहुत ज्यादा मात्रा में कर्ज लेना शुरू कर दिया था। तो 1928 तक जो है लगभग 1 अरब डॉलर जो है अमेरिकियों ने दूसरे विदेशियों को जो है कर्ज दे रखा था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना कर्ज जो है वो वापस लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उत्पादन में बहुत ज्यादा या कहें कि उपभोग में बहुत ज्यादा कमी आनी शुरू हो गई थी। बहुत सारे उद्योग जो है वो ठप होने लगे थे। कृषि उत्पादों की कीमत जो है वो जमीन को छूने लगी थी, अर्थात जमीन पर आ गिरी थी। तो 1929 से लेकर 1933 तक, और इसका असर जो है अमेरिका पर भी बहुत बुरा पड़ा। केवल अमेरिका के अंदर जो है इस महामंदी के दौरान लगभग 4000 जो है बैंक बंद हो गए और लगभग 1,10,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई, अर्थात बड़ी मात्रा में जो है वो उद्योग बंद हो गए। लोगों ने जो है जो कर्ज ले रखे थे उनसे वापस जो है कर्ज लेना शुरू कर दिया बैंकों ने व्यक्तिगत या फिर घरेलू लोन देना जो है बंद कर दिया, जिस कारण बहुत सारे लोगों की कारें मकान जो है उनको बेचना पड़ा। उनको बैंकों ने अपना पैसा प्राप्त करने के लिए उनके घरों और गाड़ियों को नीलाम कर दिया। तो जो है बहुत ही बुरा दौर जो है शुरू हो गया 1929 से लेकर
1933 तक। और इस महामंदी का भारत के ऊपर क्या असर पड़ा, तो चूंकि भारत भी अब क्या है, वैश्वीकरण के कारण एक मुख्य केंद्र बन चुका था विश्व व्यापार का, तो भारत के ऊपर भी महामंदी का बहुत ज्यादा असर पड़ा, खासकर कृषि क्षेत्र में, क्योंकि कृषि उत्पादों की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा घट गई थी। बात करें अगर गेहूं की कीमतें 50% तक, अगर मतलब गेहूं के जो रेट हैं वो 50% तक आधे रह गए थे। और पटसन यदि बात करें, क्योंकि बंगाल जैसी जो सबसे बड़ी जो स्टेट थी उस समय, वहां पर अधिकतर लोग पटसन के कार्य से जुड़े हुए थे, पटसन का रेट भी 60% तक जो है कम हो गया, जिस कारण लोग जो है भारी कर्जे के अंदर डूब गए। लोगों के घर मकान खेत जो है वो बिक गए, यहाँ तक कि उनके जेवर तक उनको बेचने पड़े। और जब जेवर बिके तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है भारत से सोने का निर्यात जो है विदेशों में हुआ। एक अर्थशास्त्री केन्ज का कहना है कि भारत से जो सोना विदेशों में गया, इसी सोने के कारण जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन मिला। अर्थात उसके बाद धीरे धीरे जो है क्या कहेंगे कि महामंदी का असर कम होना शुरू हो गया। तो जैसे ही महामंदी का दौर समाप्त हुआ तो उसके बाद दूसरा जो है विश्व युद्ध शुरू हो गया, और इस विश्व युद्ध के अंदर लगभग 6 करोड़ लोग जो हैं मारे गए। उस समय की वैश्विक अगर जनगणना की जनसंख्या की बात करें, पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 3% जो है इस अकेले युद्ध के अंदर लोग मारे गए। बड़ी मात्रा में जो है रासायनिक और परमाणु हथियारों का कहीं प्रयोग हुआ, बड़ी संख्या में उत्पादन के साधन और खेती को नुकसान हुआ। तो उसके बाद जो है युद्ध के बाद अर्थशास्त्रियों ने एक अनुमान लगाया कि केवल बृहद उत्पादन, केवल बड़े पैमाने पर अर्थात ज्यादा पैमाने पर उत्पादन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बड़े पैमाने पर यदि उत्पादन करना है तो उसका उपभोग भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए। और उपभोग अधिक कैसे होगा, जब लोगों की आय ज्यादा होगी, अर्थात उनकी आय स्थिर होगी। और आय स्थिर कैसे होगी, जब उनके रोजगार स्थिर होंगे। परंतु कोई भी बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता है। तो इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए उत्पादन और उपभोग के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है। तो इस प्रकार का अनुमान उन्होंने लगाया। उसके बाद क्या है, ब्रेटन वुड्स, अमेरिका के अंदर विभिन्न देशों का एक सम्मेलन हुआ, और जिसको ब्रेटन वुड्स संस्थान सम्मेलन कहा जाता है, जहां पर एक नई प्रकार की कहें कि संस्थाएं बनकर आई। पहली संस्था थी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अर्थात पूरे विश्व को पैसे की जरूरत पड़ती है जब किसी भी देश को, तो पैसे कहाँ से ले, तो उसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया। और इसके अलावा एक और संस्था थी जिसको विकास बैंक, या जिसको हम आजकल वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, अर्थात पुनर्निर्माण और पैसे की व्यवस्था के लिए एक और संस्था का निर्माण किया जिसको विकास बैंक कहा जाता है। और 1947 के अंदर इन दोनों संस्थाओं ने कार्य करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो तरह की संस्थाएं जो है सामने आई, वर्ल्ड बैंक और IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इन दोनों के फैसले पर वीटो का अधिकार अमेरिका को है। कारण यह है कि इन दोनों संस्थाओं के अंदर सबसे ज्यादा पूंजी जो है वो अमेरिका ने निवेश की हुई है, अर्थात सबसे ज्यादा पैसे जो है अमेरिका के लगे हुए हैं, इसलिए इन दोनों के फैसले के ऊपर अमेरिका का ज्यादा चलती है। वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा अमेरिकी नागरिक ही होता है। और यहीं पर डॉलर की कीमत भी निर्धारित की गई, अर्थात 35 औंस सोने का मूल्य जो होगा वो $1 का मूल्य होगा। ये सारी बातें इस सम्मेलन के अंदर जो है निर्धारित की गई। उसके बाद है औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता का दौर जो है प्रारंभ हो गया। ये आप लोग जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है अधिकतर जो गुलाम देश थे या उपनिवेश जो थे वो स्वतंत्र होने शुरू हो गए थे, और भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। 1947 में हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त कर ली थी।
तो एक नई तरह की जो है अर्थव्यवस्था सामने आई। राजनीतिक रूप से जो है बहुत सारे देश स्वतंत्र हो गए, परंतु आर्थिक रूप से भी वो अभी भी उन्हीं देशों के गुलाम थे, अर्थात उनके खनिजों पर कहें या उनकी अर्थव्यवस्था पर अब भी उन्हीं देशों का अधिकार था जिन देशों के वो लोग गुलाम थे। दूसरा, विश्व बैंक कहें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहें, वहां पर भी जो विकसित देश कहें जैसे कि ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस, रूस, इन्हीं देशों का जो है आधिपत्य था। तो जब स्वतंत्रता का दौर आया तो इन विकासशील देशों ने भी एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू किया, अपने अलग अलग संगठन बनाने शुरू कर दिए। ऐसा ही एक संगठन है G77 जिसका नाम आप लोगों ने सुना है। परंतु इतनी सारा व्यवस्थाएं होने के बाद जो है हम कह सकते हैं कि आजकल विश्व के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है जो अकेला अन्य देशों के बिना विकास कर सकता है या अपनी अर्थव्यवस्था चला सकता है। तो इस प्रकार इस लेसन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो देश या महाद्वीप पहले अलग अलग जीवन यापन करते थे, बहुत सारी चीज़ों का उनको ज्ञान था ही नहीं। जैसे बहुत सारे भोजन जो हमें आज हमारे भोजन का जो मुख्य अंग है वो हमारे पूर्वजों ने देखे ही नहीं थे, यहाँ पर उगते ही नहीं थे, परंतु वो आजकल आम हो चुके हैं। तो इस प्रकार हमने इस लेसन के अंदर बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। इस लेसन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको PDF के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।